नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो है अपना ज्योमेट्री का पार्ट 5 है। जो लास्ट पार्ट था उसमें अपन ने पढ़ा था कि त्रिभुज के केंद्र जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। तो अपन ने बात कर ली थी परिकेंद्र की, आज बात करेंगे अंतःकेंद्र की। देखिए, अंतःकेंद्र क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो ये अपने पास अंतःकेंद्र के बारे में एक स्टेटमेंट है जिसकी डेफिनेशन को अपन समझ सकते हैं। तो देखिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ कहा जा रहा है अंत किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का, तीनों शीर्ष कोणों के आंतरिक अर्धकों का संगामी बिंदु उस त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहलाता है। ये आपको दे रखा है। क्या कहा है, एक त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों के आंतरिक अर्धकों का संगामी बिंदु क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहलाएगा। जैसे बात करें अपन यहाँ पर, ये अपने पास त्रिभुज है, ओके, और यहां पर नाम दे दें इसको। ये अपने पास ए है, ये बी है, और इनके कोणों के अर्धक ले लें। इनके कोणों क्या ले लें अपन, अर्धक। तो इनके कोणों के जो अर्धक लेंगे, एक ये हो गया, एक अपने पास ये है, और एक अपने पास ये है, ओके। और इनका जो संगामी बिंदु ओ, ये ओ जो है, ये क्या है अपने पास, अंतः केंद्र होता है। ये क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आगे अपन इसको थोड़ा सा और रीड करते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है। यहां कहा गया है इस अंतः केंद्र की भुजाओं से लंबवत दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इस त्रिभुज की भुजाओं से लंबवत दूरी क्या होगी, समान। तो यहां पर अपन देखें, इस त्रिभुज के अंतः केंद्र की, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्या होती है, दूरी समान होती है। थोड़ा सा अलग साइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये लीजिए। भुजाओं से लंबवत दूरी क्या होती है, सदैव समान रहती है। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी अगर इसकी बात करें अपन दूरी की, तो यहां पर अपन समझ सकते हैं, जैसे यहां ले लें अपन, लंबवत दूरी ये है, ये लीजिए, ये लंबवत दूरी हो गई, इसकी ये हो गई, और इधर ये हो गई। यानी यहां बात करें तो यहां अपने को 90 बनाना पड़ेगा, ओके। ये कुछ इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो इसको नाम दे दे, इसे डी, इसे ई, और इसे एफ। सही है। तो आप कह सकते हैं इसकी भुजाओं से लंबवत दूरी जो है ओ डी बराबर है ओ एफ के, बराबर है ओ ई के। ये क्या है, दूरियां समान है। और यही दूरियां जो हैं, ये जो दूरियां हैं, इनको देखिए आगे क्या कहा जा रहा है आप। और यह दूरी इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी ये जो बनी है, ये अपने पास क्या है, अंतः त्रिज्या। ये कहलाएगी अंतः त्रिज्या। ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। और आपको बता दूं, जो अंतः त्रिज्या होती है, जो अंतः त्रिज्या होती है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऊपर तो क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और नीचे आ जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये लीजिए, ये इस अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। परिकेंद्र की शीर्षों से दूरी बराबर थी, लेकिन इसकी किससे होती है, भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और कोणों के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे ये अपने पास त्रिभुज हो गया, नाम दे दें इसको ए बी सी, और ये है अपने पास ओ, अंतःकेंद्र, ओके। तो याद रखिएगा, जो बी ओ सी एंगल है, जो एंगल है अपने पास बी ओ सी, ये जो एंगल है बी ओ सी, अगर अपन देखें तो याद रखिएगा बी ओ सी जो है ना, वो होगा 90 डिग्री प्लस ए अपॉन हाफ। यानी इसका आधा होता है, इसका आधा 90 डिग्री में जोड़ दीजिए।
और एंगल बात करें आप एंगल ए ओ सी की, तो ये होगा 90 डिग्री प्लस ए ओ सी लिया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी का हाफ। और बात करें यहाँ पर एंगल ए ओ बी की आप, तो ए ओ बी ये वाला है, ये जो होगा ये होगा 90 डिग्री प्लस एंगल सी अपॉन 2। देखिए अगर बात करें अपन यहाँ पर, तो ए ओ बी जो है ये एंगल है, ये एंगल इसका हाफ प्लस 90 है। ओके, बात करें अपन यहाँ पर AOC की, तो AOC ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्या है इसके 90 प्लस बी का हाफ है। और बात करें अपन AOB की, एंगल AOB, तो एंगल AOB ये एंगल है, ये क्या होगा 90 डिग्री प्लस ए का हाफ हो जाएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, पहला स्टेटमेंट ये याद रखना है, दूसरा आपका ये स्टेटमेंट है, तीसरा ये क्वेश्चन सोल्व करने के काम आएंगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात, सभी प्रकार के त्रिभुजों का अंतः केंद्र उन त्रिभुजों के अंदर स्थित होता है। सभी प्रकार के त्रिभुजों का अंतः केंद्र उन त्रिभुजों के अंदर स्थित होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ लिख सकते हैं, सभी प्रकार के त्रिभुजों का अंतः केंद्र उनके अंदर स्थित होता है। ये लीजिए, ये आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि याद रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब लंब केंद्र की बात करते हैं। ये आपके पास है लंब केंद्र। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, लंब केंद्र किसी त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु होता है, इस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। उस त्रिभुज का क्या कहलाता है, लंब केंद्र। देखिएगा जैसे अपने पास ये त्रिभुज है, ओके, यहाँ इसका नाम दे दिया ए बी और सी। अब इनके लंब अर्धकों लंब क्या कहा है, तीनों शीर्षों के लंबों का कटान बिंदु। तो लंबों का कटान बिंदु अगर बात करें अपन, तो इसका एक तो ये हो गया कटान लंब, एक लंब अपने पास ये हो गया और एक लंब ये हो गया। ये लीजिए, इनको नाम दे दिया अपन यहाँ पर डी, यहाँ ई और यहाँ एफ। इनका जो कटान बिंदु है, यहाँ पर ये कटान बिंदु दे दें ओ, ये जो है ये क्या कहलाएगा, अपना लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, और तीन त्रिभुज ले लेते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पर एक तो अपने पास है ये न्यून कोण त्रिभुज, एक अपने पास है अधिक कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज। देखिए ये है न्यून कोण त्रिभुज अपने पास। न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो उस त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, जबकि अधिक कोण जो त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र है उसके बाहर स्थित होता है। और समकोण त्रिभुज जो है, जो अपने पास समकोण त्रिभुज है, इसका लंब केंद्र है ना 90 डिग्री बनाने वाले शीर्ष पर स्थित होता है। 90 डिग्री बनाने वाले शीर्ष पर स्थित होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये चीज आपके याद रहनी चाहिए और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लंब केंद्र कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण समकोण बनाने वाले शीर्ष पर, और परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अगर आप यहाँ देखें, बात करें इस त्रिभुज की, ये एक अपने पास समकोण त्रिभुज है, ये अपने पास क्या है, समकोण त्रिभुज। तो यहां पर अगर इंपॉर्टेंट समझे आप, ये तो होता है लंब केंद्र, ये तो क्या है, लंब केंद्र है।
और यहाँ कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु ये होता है परिकेंद्र। ये चीज आपके याद रहनी चाहिए। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। लास्ट जो केंद्र है उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट एंड फाइनल दे रखा है गुरुत्व केंद्र या केंद्र, क्या बताया गया है पहले वो समझिएगा। यहाँ कहा जा रहा है किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्र कहलाता है। यानी कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप, उसकी माध्यिकाओं का संगामी जो बिंदु होगा, ये जैसे अपन ने त्रिभुज ले लिया, ओके, यहाँ अपन ने ये माध्यिका ले ली, इसके नाम दे दें अपन ए बी सी डी ई एफ, और ये हो गया अपने पास क्या, गुरुत्व केंद्र यानी जी। ये जी जो है ये क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र। ये क्या है, केंद्रक है। और याद रखिएगा केंद्रक जो है माध्यिका को सदैव 2:1 में अंतः विभाजित करता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को हमेशा 2:1 में अंतः विभाजित, ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, आपको ये हमेशा याद रखना है साथ। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ये हो गए अपने चारों केंद्रक। ओके, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ बात करते हैं थेल्स थ्योरम की, क्या होती है। देखिए आपको बताई गई है थेल्स थ्योरम क्या होती है, समझिएगा। सबसे पहले आपको इसके स्टेटमेंट में जाना है कि एक त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर रेखा त्रिभुज की शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींचें तो शेष भुजाओं को क्या करती है, वो समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे अपन बना ले एक त्रिभुज, ये अपने पास त्रिभुज है, ओके, और यहाँ एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी अपन, जैसे यहां से इसके समांतर रेखा खींच दी। अब देखिएगा ये ए ये बी ये सी और ये है ना, ये यहाँ पर इसके समांतर है। इन्हें अपन कह सकते हैं कि ये हो गए अपने पास डी और ई। यानी यहाँ बताया गया है यदि डी जो है वो समांतर किसके है, बीसी के। तो थेल्स थ्योरम कहते हैं ये इन भुजाओं के शेष भुजाओं के समान अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे ये अनुपात में। यानी तो अपन कह सकते हैं तो AD बटा BD जो है वो बराबर होगा AE बटा EC के। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, अगर ये समांतर है तो आप कह सकते हैं कि ये जो भुजाएं हैं इनका अनुपात जो है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा शेष भुजाओं का। ये चीज आपको याद रखनी है। थेल्स थ्योरम होते हैं, इसी पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनकी वैल्यू दी जाती है आपको, और ये आपको हमेशा इसे याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं एक और थ्योरम पर, गुणधर्म है त्रिभुज की। देखिएगा यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है आपको, यहां बताया जा रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। देखिए क्या कहा जा रहा है आपको, कोई एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है, आधी होती है। जैसे यहां पर अपन ये त्रिभुज ले लें, ओके, इसका नाम दे दिया अपन ने ए बी और सी। यहां कहते हैं इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी ये जो है इनकी भुजाओं का मध्य बिंदु है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है और ये भी क्या है, बराबर है। ओके, मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ पर ये इसको नाम दे दूं डी। यानी यहाँ कहा गया यदि आपके पास कहा गया है कि
डी है जो ए बी का मध्य बिंदु है, तथा जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। अगर ऐसा है तो याद रखिएगा, तो आपकी जो ये डीई है, ये जो है ये 1/2 बीसी होगी, यानी इसकी क्या होगी, आधी, और डीई जो है वो बीसी की क्या होगी, समांतर। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और क्या होता है, आधा होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसकी जैसी एक थ्योरम और है अपने पास, देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ कहा जा रहा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वो तीसरी भुजा को हमेशा समद्विभाजित करता है। देखिए किस तरीके से यहां समझ सकते हैं। ये अपने पास ट्राइंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। यहां कहा गया कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो अपन ले लें डी जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु, डी है जो वो क्या है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। और यहां से अगर देखें अपन, ये लीजिए, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, ये डी है और ये ई है। और आपको कहा गया कि जो डीई है, डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के। तो याद रखिएगा जो तीसरी भुजा बच गई अब कौन सी, एसी, तो यहाँ पर तो आप कह सकते हैं ई है ना, ये भुजा एसी का मध्य बिंदु रहेगा, एसी का क्या रहेगा, मध्य बिंदु। या आप कह सकते हैं कि ए ई बराबर होगा ईसी के। ये लीजिए, ऐसे आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपके पुटअप होती हैं। एक स्टेटमेंट और है जो आपको याद रखना है। यहाँ बताया जा रहा है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। यानी एक ही आधार पर, एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनेंगे ना, वो याद रखेगा अपने क्षेत्रफल में हमेशा बराबर होते हैं। देखिएगा आगे एक स्टेटमेंट और है जिसको आपको समझना है। यहाँ बताया गया है यदि एक त्रिभुज तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव उस त्रिभुज के चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी एक त्रिभुज तो है, एक तो क्या है आपके पास त्रिभुज है और एक क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है, और कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। तो ये एक ही आधार में बन रहे हैं और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो आप याद रखिएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो एरिया है वो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है उसका हमेशा आधा होता है। इसका हमेशा क्या रहेगा, आधा रहेगा। ये आपको याद रखना है। ओके, यानी एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ओके, जैसे यहां अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो डायग्राम शो कर देते हैं आपके लिए। जी ली, यानी यहां पर अपन कह सकते हैं ये ए बी सी डी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एरिया ए या पी ले लेते, चलो ए पी बी जो है ये होगा एरिया ए बी सी डी का हाफ। ये लीजिए, ये आपको याद रखना, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
एक यहाँ थोड़ा सा और समझना है आपको, यहाँ बताया गया है कोण समद्विभाजकता प्रमेय। देखिए क्या है कोण समद्विभाजकता प्रमेय, उसको और समझ लीजिए आप, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज की किसी एक कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को शेष त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक अगर आप ट्राइंगल ले लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है, ओके, यहां पे कहा गया कि एक त्रिभुज के किसी कोण का अर्धक है, इस कोण का अर्धक ले लीजिए, सम्मुख भुजा को शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो सम्मुख भुजा इसकी अगर अपन देखें, ये ए है, सम्मुख भुजा कौन सी हुई, ये बीसी हुई, ओके, ये डी पॉइंट पर इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित, सॉरी ये शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो ए बी डी है और जो ये डी सी है, ये होगा ए बी बटा ए सी होगा, शेष भुजाओं के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगर ये जो है इस कोण का क्या है, अर्धक है, इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजकता प्रमेय। ये आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेगा यहाँ पर थोड़ा सा आगे और चलते हैं अपन, यहां पर अपने को बताया गया है कि यदि त्रिभुज एबीसी का एक कोण समकोण है तथा डी भुजा जो है बीसी का मध्य बिंदु है, डी जो है वो क्या है, भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, यानी आप अगर ऐसा बनाते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ओके, और यहां पर जो है वो 90 डिग्री है, यहां पर देखिएगा इसका नाम दे दें अपन ए बी और सी। यहाँ पर यदि त्रिभुज एबीसी का एक कोण समकोण है तथा डी जो है वो बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो थोड़ी यहाँ पर अपन यहाँ बी ले लेते हैं, ओके, और यहाँ ए ले लेते हैं, तो जो डी है वो भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु, बीसी हो गई, तो इसका मध्य बिंदु जो है यहाँ पर कौन क्या ले लिया अपन ने, डी। तो आपको बताया गया है कि आपके पास है ना, याद रखेगा, एक तो ये जो एडी है, ये क्या है, एडी, ये होगा इस बीसी का हाफ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी एडी बीडी और सीडी क्या रहेंगी, समान रहेंगी, ये आपको याद रखना है, ये क्या रहेंगी, समान, और हमेशा ऐसा होता है। और एक और है, यहां पर बताया गया है आपको कि त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, एक बार जैसे कहता है वैसे बना लेते हैं। ये यहाँ पर अपन को दे दिया कि ये जो बी कोण है ये क्या है, समकोण है, ओके, फिर यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, बी कोण समकोण गया, तो बीडी जो है, बीडी जो है वो एसी पर क्या है, लंब है, तो आपको यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी एक, यहाँ पर आपके पास है डी, ओके, और ये बी डी जो है ये क्या है, ए डी पर लंब है, तो आप याद ए सी पर लंब है, तो आप हमेशा याद रखेगा बी डी स्क्वायर जो है, बी डी स्क्वायर जो है वो ए डी और सी डी का मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा आपके पास, बी डी स्क्वायर हमेशा ए डी और इंटू सी डी का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यह आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। अब क्या है आपके पास, सर्वांग सम त्रिभुज है, क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज, तो देखिएगा किसको कहते हैं, अपने को ये समझना पड़ेगा, एक सर्वांग सम होता है और एक समरूप होता है, तो इन चीजों को अपन वही बनवाई समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नियम कह रखा है कि सर्वांग सम क्या होते हैं,
यहां पर बताया गया है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों कोणों और तीनों भुजाओं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों और तीनों संगत भुजाओं के समान हैं तो वह त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांग सम। वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे यहां पर अपन बात करें, एक ये त्रिभुज है और एक आपके पास ये त्रिभुज है। ओके, यहां पर इसको नाम दे दे ए बी सी डी ई एफ। ये भुजा तो है इसके इक्वल और ये भुजा है इसके इक्वल, ये भुजा है इसके इक्वल और आपके ये एंगल जो है ये भी क्या है? इक्वल है। तो ये तीनों त्रिभुज क्या दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। और सर्वांग समता के त्रिभुजों की सर्वांग समता जो है उसके कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि वो नियम क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, वन बाई वन इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल एस रूल की। देखिए, सबसे पहला नियम है ट्रिपल एस नियम। तो क्या कहता है ये आपको याद रखना है। यहाँ बताया गया है कि ट्रिपल एस ये नियम है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान है तो वह त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होता है। यानी एक का आपने त्रिभुज ले लिया, ये एक त्रिभुज ये है। ओके, यहाँ पर क्या है? ये भुजा इसके समान है और ये भुजा जो है वो इसके समान है और ये भुजा अगर इसके समान है तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। ये याद रखेगा। ये नियम क्या कहलाता है? भुजा भुजा गुणधर्म या ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल कहलाता है। दूसरा जो नियम है उसको भी ध्यान में रखना है। एक होता है, अब जैसे ट्रिपल एस आया वैसे एक नियम है अपने पास एस ए एस रूल। तो भुजा कोण भुजा नियम। यहां देखिए क्या बताया जा रहा है। यहां कहा जा रहा है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समान है, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या है? समान, तथा उनके मध्य का कोण भी क्या है? बराबर है। तो याद रखेगा वो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। जैसे ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये जो भुजा है ना, ये वाली भुजा ये इसके इक्वल है और ये भुजा जो है वो इसके इक्वल है। तो इनका ये मध्य का कोण कौन सा हुआ? ये वाला, ये इक्वल होना चाहिए। ये दोनों भुजा ये इसके और इनका मध्य का कोण भी क्या है? इक्वल। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। कौन से नियम से? एस ए एस नियम से। ये चीज आपको याद रखनी। अगला है ए एस ए रूल। देखिए क्या है ए एस ए रूल। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके मध्य दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण एवं उनके मध्य की भुजा के समान है तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। यानी जैसे एस एस था, दो भुजा ली थी उनके मध्य का था। अब ए एस ए में क्या हो गए? दो कोण होंगे उनकी मध्य की भुजा होगी। जैसे ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं कहूं ये जो एंगल है ना, यहाँ वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है। तो इनके मध्य की भुजा कौन सी? ये वाली। ये अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी। एक है अपने पास ए ए एस रूल। देखिए एक तो अपने पास आया कौन सा? ए एस ए। इसमें क्या था? ये जो थी इनकी दोनों की मध्य की भुजा थी। जैसे यहाँ का इन दोनों की ये क्या है? मध्य की भुजा है। लेकिन जब अपन बात करते हैं ए एस में तो इनमें मध्य की भुजा होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप ले लें, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। मैंने कहा साहब यहाँ पर है ना आपके पास ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल जो है इसके इक्वल है और ये वाली भुजा है ना इसके इक्वल है। अब तो ये इनके बीच की भुजा नहीं आई ना, तो अगर इनके बीच की नहीं आई तो इसको क्या बोलेंगे? ए ए एस रूल बोलेंगे और इससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे?
सर्वांग सम हो जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। एक फोर्थ रूल है आपके पास में। अभी देखिए ये क्या बताया जा रहा है, आरएचएस रूल है, यानी बता रहा है समकोण कर्ण भुजा नियम, यानी हाइपोटेनस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड रूल। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस और एस का मतलब क्या होता है, साइड होती है। तो देखिएगा यहाँ बताया जा रहा है यदि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा अन्य संगत भुजा के समान है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। देखिएगा अब यहां पर क्या है, ये राइट एंगल है, ये भी क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया बराबर, और एक इनका ये हाइपोटेनस बराबर हो गया, और एक अदर साइड जो है वो इक्वल हो गई, तो ये आरएचएस से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सर्वांग सम हो जाते हैं। यानी एक तो कर्ण बराबर हो, एक 90 डिग्री अपने आप ही बराबर आ गए, 90 है तो, और दूसरी एक साइड बराबर हो, तो वो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं। और याद रखेगा सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं अपने क्षेत्रफल में समान होते हैं दोनों, ये आपको याद रखना है। इससे आगे चलते हैं, समरूप त्रिभुज मतलब है सिमिलर ट्राइंगल। देखिए सिमिलर ट्राइंगल क्या है ये आपको समझना है। इसकी तरह रूल है यहाँ पर, देखिएगा क्या बताया जा रहा है आपको। आपको कहा जा रहा है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान तथा भुजाएं समानुपाती हैं, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप कहलाते हैं। यानी अगर दो त्रिभुज हैं, उनके कोण समान है और उनकी भुजाएं जो है वो समानुपाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ये ले लिया और यहाँ दे दिया नाम ए बी सी डी ई एफ। इनमें क्या है आपको कह दिया, एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी जो है इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो इक्वल है एफ के। ओके, और यहाँ पर कह दिया कि ए बी भुजा बटा डी ई, और यहाँ बी सी भुजा बटा ई एफ बराबर है किसके, यहाँ पर ए सी बटा डी एफ के। अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए बाकी समरूप के भी नियम है, जैसे सर्वांग समता के आए थे, तो इनकी चर्चा जो है अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।